हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई आदित्य फिजिक्स स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल फिजिक्स आदित्य पर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्यारे बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज का जो हमारा आर्टिकल होगा, आज की जो हमारी क्लास होगी वो निरक्षित तीव्र वैद्युत की तीव्रता यानी किसी भी द्विध्रुव की निरक्षित तीव्र वैद्युत की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक विद इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल यानी किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका क्या डेरिवेशन होता है। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत है डेरिवेशन, जब भी आएगा कम से कम 4 या 5 नंबर का यूपी बोर्ड 2000 जो बच्चे 26 में एग्जाम देना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे। और मैंने जैसे कि हमेशा कहा है कि अपने आप फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखिएगा और जो आपके पास ईयरफोन है या हेडफोन उनको कान पर लगाइए, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन की व्यवस्था कर पूरा आर्टिकल जो है वो कायदे से देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे कि हमारे सामने एक ही डाइपोल है। अब डाइपोल का मतलब होता है कि द्विध्रुव होता है। मान लिया जाए कि इधर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, एक तरफ हमारे तरफ कैसा रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो समझते हैं इस चीज को। ये दूसरा मार्कर ले लिया हम लोगों ने, नया ये वाला मार्कर चलता नहीं, इसलिए जो नया मार्कर वो चलता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास एक ये नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं इधर पॉजिटिव चार्ज, और बीच की डिस्टेंस जो है वो 12 है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बाबू कि इक्वेटोरियल मोशन ये हमारे पास डाइपोल ये द्विध्रुव, तो इसके बीचों बीच से एक लाइन यहाँ पर पास होगी। इस लाइन से यानी कि इसके मिड पॉइंट से इस डाइपोल के यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम लोग स्मॉल आर डिस्टेंस एक पॉइंट पी लेट करेंगे, जो कि पॉइंट पी जो होगा इस द्विध्रुव के मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर होगा। स्मॉल आर डिस्टेंस पर होगा तो क्या कहते हैं, इस पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सामने क्या बेटा कि दो हमारे पास चार्ज है। एक देख रहे हैं आपको सामने कौन सा, ये नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास डाइपोल भी है। उस डाइपोल का नाम हमने क्या दे दिया गया, ए और बी, यानी कि हमारा एक द्विध्रुव है जिसका ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है। अब इन दोनों द्विध्रुव के बीच की हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती थी बेटा वो हम लोग कितनी मान के चलते हैं, हमेशा बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 12 होती है। अब अगर हम लोग इसके मिड पॉइंट ओ से यहाँ से हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, ये द्विध्रुव है ए बी, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या है 12 है। तो हम लोग मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मतलब होता है बीचों बीच से, अब देखो टोटल 12 है, अब बीचों बीच का पॉइंट ले लेंगे तो ये L और ये L में डिवाइड हो जाएंगे भाई किसी भी चीज के अगर मिड पॉइंट से। अब कोई डाइपोल है, लेट कर लेते हैं कि हमारे सामने मान लीजिए कि ये एक डाइपोल है। अब टोटल डाइपोल की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर। अब मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट वाला होता है बीचों बीच का बिंदु, यानी इसको बीचों बीच है तो बीचों बीच का अगर हम 4 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं तो बेटा इधर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया है वो मिड पॉइंट पर लिया। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है जो मध्य बिंदु होता है। अब मध्य बिंदु से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेट करना है और इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए वैद्युत की तीव्रता से हमें माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कितनी वैद्युत की तीव्रता है और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कितनी वैद्युत की तीव्रता है, इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर अगर हमें वैद्युत की तीव्रता निकालनी होती है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसे हम लोग त्रियक रेखा भी कह सकते हैं। ये एक त्रियक रेखा है, ठीक है, और ये एक आइसोसेलेस या ट्रायंगल कह सकते हैं हम लोग किस तरीके से। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो ये एल है हो गई, ये एल है हमारी, ये आर है, तो ये जो है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वो भी किसके अंडर रूट के अंदर। सेम इधर भी हो जाएगी हमारे सामने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, क्योंकि ये एल है ये आर है, तो ये हमारे लिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, यानी ये बेस है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। चलिए अब पॉइंट पी पर बेटा क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग वैद्युत की तीव्रता को निकालेंगे। तो हमें जब भी किसी पॉइंट पर वैद्युत की तीव्रता निकालनी होती है तो हम लोग वहां पर क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश। आपको पता होगा किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत की तीव्रता निकालना होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं। और परीक्षण आवेश जिधर जाने का प्रयास करता है उस पॉइंट पर वो वैद्युत की दिशा का एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है, कह सकते प्रदर्शित करता है। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत की तीव्रता को निकालना है तो उस जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, यानी परीक्षण आवेश रखता है। और परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगता है यानी परीक्षण आवेश पर चलने वाले बल की दिशा होती है, वही हमारी उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है
कि अब ये प्लस क्यू चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज में क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज पर ये क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, यानी प्रतिकर्षण में लगाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज और प्लस के बीच में बेटा कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सबको पता है रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल अप्लाई होता है। तो हमारे ये जो टेस्ट चार्ज होगा इस साइड भागेगा, यानी इस साइड इस पर फोर्स की डायरेक्शन लगेगी, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर देखा जाए तो E1 जो है पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। सिमिलरली अगर इसी तरीके से देखा जाए तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर देखा जाए टेस्ट चार्ज पर यानी परीक्षण आवेश पर, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखा जाएगा तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी पॉइंट पी पर देखा जाए तो जो हमारी माइनस क्यू चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। क्यों E2 है, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, इसको ये नेगेटिव चार्ज जो होगा माइनस क्यू चार्ज होगा अपनी अट्रैक्ट करेगा। भाई सबको पता है कि माइनस और प्लस के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होता था, अट्रैक्शन फोर्स होता था, और प्लस के बीच में कौन सा होता है, रिपल्सन होता है यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, लेकिन माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो E2 डायरेक्शन होगी और ये क्या होगी, E1 डायरेक्शन में। अब पॉइंट पी पर हमें क्या करने हैं कि पॉइंट पी पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र के यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। अब जब कंपोनेंट करेंगे तो पॉइंट पी पर जो हमारी परिणामी वैद्युत की तीव्रता होगी वो दोनों E1 और E2 के मिड पॉइंट से उड़ जाएगी, यानी हो जाएगी E। अगर इस जगह के फिगर को हम लोग यहाँ उठा के लाते हैं तो देखिए क्या होता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोची समझ थीटा समझ लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो जब पॉइंट पी पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र के कंपोनेंट करते हैं यानी वैद्युत क्षेत्र के घटक करते हैं, तो जहाँ पर जो थीटा दिया होता है वो कॉस वाला होता है, तो ये वाला जो हमारा घटक हो जाएगा यानी ये जो कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा। इसके सामने ये जो है E2 तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। अब यहाँ पर क्या है, जहाँ पर थीटा नहीं दिया जाता है वो वाला साइन होता है। तो देखो P पॉइंट पर ये ऊपर की ओर E1 साइन थीटा है और नीचे की तरफ क्या हुआ E2 साइन थीटा। अब समस्या क्या है कि पॉइंट P पर ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में जुड़ करके पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएंगे, वो भी रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब भैया कह दो कि ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होगा इनका, तो बेटा ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट होने का कारण क्या होता है कि ये दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, बट इनकी जो डायरेक्शन होती है ये अपोजिट होती है, जिस वजह से क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड तो उनके सेम है, परिमाण तो उनके सेम होते हैं, बट डायरेक्शन आप खुद देखना, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर है, यानी इनकी डायरेक्शन जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और जस्ट अपोजिट होने की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी पॉइंट पी पर अगर रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए, रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब होता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखी जाए तो कॉस थीटा वाले दोनों घटक आपस में जुड़ करके पॉइंट पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि पॉइंट पी पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा होगी। क्या होगी बाबू, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, प्लस क्यू चार्ज वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकल चुकी है, उसमें टेस्ट चार्ज को हटा देंगे यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से लिखना, क्या करेंगे सबसे पहले देखिए बेटा सभी लोग, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम ये कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन K और Q अपॉन R स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता था E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो R स्क्वायर है, अगर हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज वजह से देखें तो ये बीच की डिस्टेंस है, R स्क्वायर कैसे, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर।
क्यों भैया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यों लिखे? देखो जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास जब अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल और केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी से पी की ओर। क्या लिखेंगे बेटा, बी से पी की ओर, यानी कह सकते हैं कि फ्रॉम बी टू पी। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस क्यू चार्ज वजह से बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई मेरे दोस्त बहुत कायदे से समझना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। यानी इस माइनस क्यू चार्ज वजह से पॉइंट P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कितनी हुई है लिखेंगे, देखो बेटा क्या लिखेंगे, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यानी डायरेक्शन की बात की जाए तो P से कहाँ क्यों लिखेंगे, A की ओर लिखेंगे, P से A की ओर, यानी फ्रॉम P टू A। यानी ये जो हमने जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है E1 और E2, देखो E1 क्या थी, प्लस क्यू चार्ज वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और E2 क्या थी बेटा, E2 थी माइनस क्यू चार्ज वजह से पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। क्लियर है? अब हमें पता है कि पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट किए थे, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ये दोनों आपस में जुड़कर क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बिंदु P पर दर्शाते हैं। लेकिन E1 cos थीटा E2 cos थीटा जुड़ जाएंगे, बट E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या काम होगा, मैग्नीट्यूड सेम थे बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, यही सब लोग लिख लेंगे, तीव्रता। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P तो क्या हो जाएगी, E इक्वल E1 cos थीटा E2 cos थीटा। क्लियर है? अब लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इनकी सबकी, तो क्या वैल्यू होगी देखो, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। E1 इक्वल E1 की वैल्यू क्या है, 1/, अच्छा एक चीज मैं यहीं पर बता दूं क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाएगा। देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक जैसे हैं। आप जब राइट करेंगे तो E1 की वैल्यू ये राइट करेंगे, E2 की वैल्यू ये राइट करेंगे, और जब राइट करेंगे दोनों जो टर्म्स होंगे बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर फाइनल लिख लेते हैं, 2E1 लिख लो या E2 लिख लो, cos थीटा लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू E1 की जगह क्या लिखा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस जगह पर लिखिए cos थीटा। बात समझ में है कि नहीं भैया? कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कैसे आ गया। आप जब एक टर्म्स और बढ़ाएंगे तो E1 की वैल्यू ये रखेंगे, E2 की वैल्यू ये रखेंगे, सेम नजर आएंगे, दोनों सेम आएंगे तो दोनों एक जैसे लिखे होंगे, दो बार लिखे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दो को मल्टीप्लाई करके फोर आप फाइनल हम लोग लिख देंगे। तो E इक्वल क्या लिख देंगे, 2E1 cos थीटा, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर स्क्वायर Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E इक्वल हो जाएगा, देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ऐसे लिख सकते हैं 2Q आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। आप चाहें तो इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं cos थीटा की वैल्यू, आप चाहें तो इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं cos थीटा की वैल्यू। cos क्या कहता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्लियर है? तो फिर उससे हम लोग लिख लेते हैं इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ऊपर लिख सकते हैं 2QL। और बेटा यहीं पर थोड़ा समझने की बात करो, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 लिखा है, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा है।
अगर किसी की चीज को अगर अंडर रूट के अंदर लिखी, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, और इस जगह लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो वो अंडर रूट मतलब क्या होता है 1/, अब दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि जुड़ जाएंगे, क्या निकल के आ जाएगा 1/4 अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैद्युत द्विध्रुव आगमन होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं P, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है 2QL। और फाइनली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। देखो 1 और 1/2 जोड़ोगे आधा और एक, आधा और एक कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। क्लियर। अब देखो चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि L इज लेस देन R, तो एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर, यानी तो हम लोग क्या कर लेंगे एल स्क्वायर को क्या करने पर, नगण्य लेने पर, यानी एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो जब नेग्लिजिबल कर देंगे तो फाइनली अपने आप क्या आ जाएगा इक्वल 1/4 के P अपॉन, और यहां हो जाएगा R मल्टीप्लाई 3/2, यानी पावर 2 और मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि हम लोग क्या चुके हैं एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान चुके हैं, खत्म ही कर दिया इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अपने पास जो आ जाएगा बेटा वो क्या निकल, यहाँ लिखे देते हैं हम लोग, यहाँ E1 cos थीटा E2 cos थीटा लिखा, ध्यान रखना। तो फाइनल जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 के और P अपॉन हो जाएगा R3। अच्छा हमें पता है कि K क्या होता है, जहां पर ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है, जहां पर ये पूरा निकाय रखा हुआ है, उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है K होता है। तो हम लोग पता है कि वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, यानी फॉर एयर और वैक्यूम, और एयर और वैक्यूम K की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। तो फाइनली अपने पास जो अब फाइनल फार्मूला आ जाएगा वो इक्वल 1/4 और P अपॉन क्या हो जाएगा R3। यूनिट जरूर लिखें न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा निरक्षीय वैद्युत की तीव्रता का फार्मूला हो गया बाबू, क्या होता है इक्वल 1/4 P अपॉन R²। तो इस डेरिवेशन को आप बहुत कायदे से पढ़िएगा, और देखिए वीडियो जो है पूरा देखा करिए, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कोई क्लास समझ में नहीं आने वाली। किसी भी सब्जेक्ट का कोई वीडियो उसको पूरा देखिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन उस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो बच्चे 2026 में पेपर देने आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से देखा करें, अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, हर चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आएगा, और नोट्स बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा एक लास्ट आर्टिकल होगा द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य, यानी टॉर्क क्या लगता है, डाइपोल मोमेंट या डाइपोल कितना होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मौज करिए, टाटा बाय बाय।